देश की संसद में जब महिलाओं को सशक्त करने की कवायद चल रही है और मंथन इस बात पर हो रहा है कि इसको कैसे अंजाम दिया जाए, तब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य मिसाल बनकर के उभरते हैं, क्योंकि यहाँ महिलाओं को बहुत ही चुपचाप तरीके से ज़मीनी स्तर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। और इस काम में चुपचाप जो लगे हुए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास भदौरिया, तो बहुत बहुत स्वागत है साय साहब आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो यह है कि छत्तीसगढ़ के नाम में ही महतारी है, तो यहाँ से तो महिलाओं का बहुत गहरा नाता है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने की जो कवायद आपने छत्तीसगढ़ में की है, वो कैसे की है और क्या आपका रोल मैप है उसमें? देखिए, जैसे आपने कहा कि हम लोग अपने प्रदेश को माता मानते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की जय बुलाते हैं, और वैसे भी ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। और वैसे हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। हमारे वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो हम लोगों ने भी छत्तीसगढ़ में हमारी माता बहनों के विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एक तो करीब 68.5 लाख हमारी जो माताएं हैं और विवाहित बहनें हैं, उनको महतारी बंधन योजना में प्रत्येक महीना 1,000 रुपया उनके खातों में भेजने का काम कर रहे हैं। और ये पैसा हम लोग प्रथम सप्ताह में ही भेज देते हैं। और अभी तक 29 किस्त उनके खातों में भेज चुके हैं। 18,800 करोड़ से ज़्यादा उनके खातों में भेज चुके हैं। और जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है, और जब उनसे मिलते हैं तो बहुत उनके चेहरों में जो मुस्कान देखते हैं तो बड़ी संतुष्टि होती है। मेरा सवाल था कि महतारी वंदन योजना तो आपने शुरू की थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक जो स्तर है उसमें वाकई कोई बदलाव आ रहा है, या फिर इसे और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की या इस योजना को और प्रभावी बनाने की ज़रूरत है? देखिए, जब हम लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप लोग इस पैसे का उपयोग कैसे करती हैं, तो अलग अलग तरह से सब बताती हैं। यहाँ भी 2 बहनों ने बताया अपना कैसे उस राशि का उपयोग करती हैं। तो कोई बताती है कि अपनी बेटी के नाम से बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाई हैं, और प्रत्येक महीना कोई तो 500 रुपया बेटी के नाम से जमा करती हैं, कोई पूरा टोटल 1,000 रुपया भी जमा कर देती हैं। कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके प्रत्येक महीना पैसा कमा रही हैं। कोई जो सब्जी भाजी का दुकान है, कोई किराना का दुकान है, उसको आगे बढ़ा रही हैं। और एक तो पहले उनको कोई भी राशि की आवश्यकता होती थी तो अपने पतियों पर डिपेंड रहना पड़ता था, तो आज वो भी डिपेंड रहना उनको नहीं पड़ रहा है, तो बहुत खुश होती हैं जी। और बड़ा अच्छा उपयोग हो रहा है। एक तो जहाँ से मैं 20 साल वहाँ के लोगों ने हमको सांसद बनाकर भेजा था, सारंगढ़ का एक गांव है दानसरा, वहाँ की माताएं महतारी बंधन में जो पैसा उनको मिलता है उसका चंदा इकट्ठा करके प्रभु श्री राम का मंदिर वहाँ पर निर्माण कर रही हैं। तो ऐसा भी हमारी माताओं के द्वारा काम हो रहे हैं जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपको नहीं लगता कि आसपास के राज्यों पर नज़र डालें तो ऐसी जो समानांतर योजनाएं चल रही हैं, महतारी योजना की तरह योजनाएं चल रही हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसा राज्य सरकार महिलाओं के हाथ में दे रही है,
3,000 रुपए तक अब मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, महाराष्ट्र की सरकार भी दे रही है। आपको नहीं लगता कि वक्त आ चुका है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करने के लिए ज़्यादा पैसा उनके हाथ में दे? नहीं, महतारी बंधन के अलावा और भी कई तरह से उनको सशक्त कर रहे हैं। एक तो रेडी टू ईट का काम उनको हम लोग सौंप रहे हैं। जब पहले भी इस प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने रेडी टू ईट का निर्माण का काम महिला स्व सहायता समूह की हमारी बहनों को सौंपा था, जिसको पिछली सरकार ने छीन लिया था और निजी कंपनी को सौंप दिया था। अब फिर से हम लोग महिला स्व सहायता समूह की बहनों को उस काम को सौंप रहे हैं। और आज हमारे प्रदेश में करीब 2,86,000 महिला स्व सहायता समूह हैं, जिसमें 30 लाख हमारी माताएं जुड़ी हैं, बिहान की बहनें जुड़ी हैं। तो उनको भी लोन देकर विभिन्न कामों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज फिर भी बीच-बीच में 10,40,000 यहाँ पर लखपति दीदी बन गई हैं। जी, लेकिन बीच बीच में खबर आती है कि महतारी योजना में बहुत सारी महिलाएं छूट गई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो ये जो कमी आ रही है, इसको पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए भी उपाय करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से हमारा बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, सबको पता है कि 40-50 वर्षों से हमारा बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित था। और बस्तर कहने से धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से केरल स्टेट से भी बड़ा है और सैकड़ों तरह के वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, खनिज संपदा से भरपूर है। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन नक्सलवाद के कारण वहाँ पर विकास पहुँचा नहीं था। वहाँ पर नक्सली रोड बनने से भी रोकते थे, बिजली पानी पहुँचने से भी रोकते थे, स्कूल अस्पताल भी खोलने से वो लोग रोकते थे। लेकिन जब केंद्र और यहाँ प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बन गई और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तो ठान ही लिया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करना है। और जब हम लोग दिसंबर 23 में सरकार में आए और जनवरी 2024 में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यहाँ पर समीक्षा बैठक लिया नक्सल पीड़ित प्रदेशों का, तब पता चला कि 75% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है। और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का भी भरपूर आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला। वो भी चाहते थे कि विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और नक्सलवाद से मुक्ति मिले। तो हम लोग ये 2.5 वर्षों में नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हुए हैं। तो अब वहाँ की माताओं को भी हम लोग, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुनौती अब शुरू हो जाएगी, वहाँ की माताओं को भी महतारी बंधन से जोड़ने का काम अब नक्सलवाद जैसे खत्म हो गया तो अब लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेंगी और सरकार की जिम्मेदारी और चुनौती भी बढ़ेगी कि अब बस्तर को बोस्टन कैसे बनाया जाए, कैसे वहाँ पर उद्योग धंधे भी आए, कैसे दूसरे व्यापार भी आए, कैसे लोगों की रोजगार बढ़े और कैसे बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट करके निवेश करके बस्तर को बोस्टन बना दें। उसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, हम लोग को पता था कि नक्सलवाद समाप्त करना ही मतलब पर्याप्त नहीं है। तो नक्सलवाद के खिलाफ जब लड़ाई शुरू किए और जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए और पहले एक कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जब नक्सल वहाँ से नक्सलवाद पलायन कर जाता था तो वहाँ पर विकास के काम पहुँचाते थे। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने उसको 10 किलोमीटर का रेडियस कर दिया और जैसे जैसे वो क्षेत्र आबाद होते गए तो वहाँ पर हम लोग एक नियत नेलानार, ये गोंडी भाषा में है नियत नेलानार, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। तो ये हम लोग लागू किए और इस योजना के माध्यम से सरकार की जो करीब 17 विभाग हैं और उसके 40 से भी ज़्यादा काम हैं, उन कामों को उन गांवों तक पहुंचाने का काम किए। आज वहां पर
जहाँ लोग कभी जाते नहीं थे, आज वहाँ पर करीब 500 से ज़्यादा गांव हो गया है, जहाँ हम लोग सड़कें पहुँचाए हैं, घरों में बिजली पहुँचाए हैं, घरों में नल द्वारा पानी पहुँचा है, वहाँ पर स्कूल खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, राशन कार्ड वहाँ पर लोगों का बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। और जैसे अभी 31 मार्च के बाद में जब नक्सलवाद से वो क्षेत्र आबाद हुआ तो एक मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान अभी चलाए। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग की 4 लोगों की टीम प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में जाकर एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किए और इस तरह से 36 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। मुख्यमंत्री और जी, मैं उनका आपको बीच में रोकना चाहता हूं। मैं जी। वही पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि बस्तर जो नक्सल प्रभावित था, जो निवेशक हैं या जो टूरिस्ट हैं, उनका भरोसा नहीं बन पाता था। अब आप जो नक्सल प्रभावित जैसे नारायणपुर ज़िला था, वहाँ पर आप एक महिला कलेक्टर पर भरोसा कर रहे हैं। कई ऐसे ज़िलों में महिला एसपी हैं। मैं चूंकि इन दोनों चीज़ों को जोड़ रहा हूँ पिछले सवाल मैं तो दो आप काम भरोसा आपको कर रहे हैं। बता दूं, जी आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को भी मालूम हो जाएगा। एक तो मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान, इसके तहत 36 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किए हैं और इलाज भी किए हैं, और बड़ी बीमारी हुई है तो रेफर भी किए हैं। और एक दूसरा बड़ा काम वहाँ पर किए हैं, बस्तर मुन्ने अभियान चलाए हैं। बस्तर मुन्ने का अर्थ है अग्रणी बस्तर, और इसमें हमारे अधिकारी कर्मचारियों की टीम प्रत्येक गांव में जाकर एक रात, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वहाँ रुककर वहाँ की जो भी समस्या थी, राशन कार्ड नहीं बना है तो राशन कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए, या जो भी वहाँ की आवश्यकता थी जो तत्काल में हो सकता था, वो सब का समाधान किए हैं और बाकी नोट किए हैं। तो इस तरह से भी एक बहुत बड़ा काम वहाँ पर हुआ है। पहले वहाँ पर राशन के लिए 5-5 दिन लगता था, और अब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जी। अधिनियम भी लेकर के आए हैं। जी जी, अब उसी गांव में सस्ते अनाज की दुकान खोल दिए हैं। जब हम लोग वहाँ पर जाते थे, लोगों से पूछते थे, और वो लोग बोलते थे कि हम लोग 5 दिन में राशन ला पाते थे, कंधे में ढोकर पैदल चलकर। तो उस तरह कैसे वो लोग वहाँ पर जीते थे, आप सोच सकते हैं। तो अब उस क्षेत्र में हम लोग एक तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जो वहाँ पर ज़्यादा संख्या में जनजातीय समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं। मेरा सवाल ये है कि ये भरोसा आप कैसे लाएंगे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप अधिनियम तो पास कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आकर के जो लोग व्यवसाय को वहाँ पर करना चाहते हैं, जिनके मन में डर है, डर था, और जो भरोसा है वो नहीं था कि हमारी सुरक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अब वो डर खत्म हो गया है, लेकिन वो भरोसा कैसे कायम होगा? जी बिल्कुल, अब भरोसा है वहाँ क्षेत्र की जनता को, और हम लोग उन्हीं के अनुरूप हम लोग विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। वही मैं आपको बताने जा रहा था कि खेती को वहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी इंद्रावती नदी में 2 बड़ी सिंचाई योजना स्वीकृत किए हैं, देऊर गांव और मटनार, और इससे करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होगी, लोगों के खेतों में पानी पहुंचेगा। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, कहे कि वहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, आपका कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का बड़ा लंबा चौड़ा 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ डेंस फॉरेस्ट है। और आपको मैं भी बता दूं कि यूएनओ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन संस्थान है, वो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है। उसमें एक हमारा बस्तर का गांव धुड़मारास वो शामिल है। वहाँ पर बम्बू राफ्टिंग वगैरह होता है जी। और होम स्टे होता है। बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग बड़े होटलों में रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के घरों में रहना पसंद करते हैं। तो हम लोग पर्यटन को भी जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए हैं अपने प्रदेश का, उसमें पर्यटन को भी शामिल किए हैं, और उसमें होम स्टे भी है। तो हम लोग होम स्टे के लिए 5 कमरा बनाने के लिए लोन भी दे रहे हैं और उनको सब्सिडी भी दे रहे हैं, ताकि वो परिवार सीधे आर्थिक रूप से लाभान्वित हो। और बस्तर क्षेत्र में सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। आपका पूरे जंगलों में आपका इमली है, महुआ है, आपका कांकेर में पूरा सीताफल है, हर्रा बहरा है,
कई तरह के मेडिसिन प्लांट हैं, तो इस सब को भी हम लोग किससे उसका वैल्यू एडिशन करा के लोगों को रोजगार से जोड़ने का ये भी काम हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक और है। पशुपालन, मत्स्य पालन, इस सबको भी बढ़ा रहे हैं। जी, वैसे जो कपिल ने बात कही ना, भय तो गायब हो गया लेकिन भरोसा कैसे आएगा, ये पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी का नारा था, भय आउट भरोसा इन। वहाँ तो हासिल कर लिया भरोसा, यहाँ एक बड़ा सवाल रहेगा आपके लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि आज आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, आप गिना भी रहे हैं, जब 2047 होगा, विकसित भारत की जब विकसित भारत का जो सपना है, उस समय बस्तर कहाँ खड़ा होगा? आज जो बच्चा पैदा हो रहा है 2026 में 20 साल 21 साल का हो जाएगा, तब वो राशन कार्ड, राशन मिल रहा है उसको, वनोपज इकट्ठी कर रहा है, इस सब से तो उसको आगे निकलना होगा। दीर्घकालीन योजना बस्तर को लेके आपकी क्या है? देखिए, जिस तरह से 40-50 साल विकास के दृष्टि से हमारा बस्तर पीछे चला गया, तो उसी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप हम लोग बना रहे हैं और उस अनुरूप काम करेंगे। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि पूरे बस्तर को देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे और इसके लिए अनेकों तरह के हम लोग काम हाथ में ले रहे हैं। एक तो करीब 200 के आसपास सुरक्षा कैंप हैं और धीरे धीरे सारे सुरक्षा कैंप खाली होंगे। तो अभी एक जो गुंडाधुर जी का गांव है नेतानार, तो ऐसे जो सुरक्षा कैंप खाली हो रहे हैं उसको हम लोग सेवा डेरा के रूप में विकसित कर रहे हैं। सेवा डेरा का मतलब है वहाँ पर स्किलिंग शुरू किए हैं, वहाँ पर आपका सिलाई मशीन के माध्यम से वहाँ की बहनों को सिलाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इमली खूब है तो इमली का पैकेजिंग करके विपणन करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर ऑर्गेनिक राइस होता है, धान, उसको देसी हिसाब से जो ढेंकी होता है गांव में, उसमें ढेंकी में चावल बना के उसको पैकिंग करके एक्सपोर्ट करने का ये सब है। और अभी एक NID की टीम आई थी, पूरा सर्वे करके गई है, वो भी रिपोर्ट सौंपेंगे। और उस वहाँ के लोग जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई हम लोग थोपने वाले नहीं है कि ये करना है। उनकी योजना तो सरकार को बनानी पड़ेगी ना। जी, बना रहे लोग तो चल देंगे साथ में, अगर योजना उनको अच्छी लगेगी तो योजना तो कुछ दीर्घकालीन आपको लानी पड़ेगी बस्तर के विकास के लिए। बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। मैंने कहा है कि जिस तेजी से वो क्षेत्र पीछे रहा है उसी तेजी से आगे दौड़ाएंगे। चलिए, तो आगे दौड़ाने की आप बात कर रहे हैं और नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन एक और जो बड़ी चुनौती है वो है धर्मांतरण की चुनौती। आप एक बिल भी लेकर के आए हैं, तो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा है कि धर्मांतरण से, खासतौर पर अवैध धर्मांतरण से जुड़े बहुत सारे मामले आए हैं, बहुत सारे विवाद भी हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है और कैसे आप इससे निपट रहे हैं? देखिए, एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन हम लोगों ने देश के प्रदेशों में जो भी पहले से धर्मांतरण को लेकर कानून है, उसका सबका अध्ययन करके एक कड़ा कानून यहाँ पर लाए हैं। धर्म स्वातंत्र बिल 2026 पास हुआ है, जो कानून बन गया है। और इसमें अगर मतलब धर्मांतरण करने वाले को भी और कराने वाले को भी, दोनों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष में आवेदन लगाना होगा और उसकी जांच होगी। और अगर सब मान्य है तब तो ठीक है, और अगर उसमें साबित होता है कि किसी को बहलाकर, फुसलाकर या भय दिखाकर या प्रलोभन देकर अगर धर्मांतरण किया जा रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान हमारे बिल में है। ये तो कानून हो गया, कानून के प्रावधान हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, विवाद भी हो रहे हैं। क्या कोई सख्त संदेश हम विष्णुदेव साई की तरफ से देख सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो जो कड़ी कार्रवाई है, या कोई एक मिसाल पेश की जाएगी? बिल्कुल, ये अभी 1 जुलाई से ही, जुलाई महीने से ही ये कानून के रूप में लागू हुआ है और निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई जैसे कानून में प्रावधान है, लंबी सजा का भी प्रावधान है और भारी जुर्माना का भी प्रावधान है। किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। अगर
नाजायज नहीं, वो इधर तरीके उधर से से जो है बच जाते हैं लोग, कानून बनता है उसके पहले उससे बाहर निकलने के रास्ते तलाश लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब 2.5 वर्षों का हमारा कार्यकाल उठा के देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपराधी बचा नहीं है। जांच हुई है और जांच में अगर दोषीदार पाया गया है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, वही धर्मांतरण पर भी होगा। आपका राज्य वैसे तो बहुत कई मामलों में आगे है, लेकिन समान नागरिक संहिता के मामले में, यूसीसी के मामले में काफ़ी पिछड़ गया है। देश के 5 राज्यों ने ऑलमोस्ट या तो बिल अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट करने की राह पर हैं। आपके यहाँ कब लागू हो जाएगा ये? जी, इसके लिए कमेटी बनी है यूजीसी के लिए। रिटायर्ड जज श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी है। थोड़ा हम लोग लेट हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले शीतकालीन सत्र तक हम लोग भी अपने प्रदेश में यूसीसी ले आएंगे। 2026 के आखिरी तक? जी, पूरी संभावना है। कांग्रेस तो आपके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। इस बार मानसून सेशन में जो है बड़े जोर शोर से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हाँ, उनकी मजबूरी थी, कहे कि 2.5 वर्ष हो गए थे, तो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के खिलाफ में उन्होंने लाई थी, लेकिन उसमें कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। खाली एक औपचारिकता पूरा उन्होंने किया। बल्कि हम लोगों के लिए तो 2.5 वर्षों में जो हमारी सरकार ने 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो विकास का काम की है, उसको बताने का एक अवसर मिल गया और बुरी तरह से मतलब वो एक्सपोज हो गए। जी, आपके राज्य में ये कॉकरोच जनता पार्टी का कितना असर है? दिल्ली में तो बहुत बवाल चल रहा है। अब थोड़े बहुत हुए हैं यहाँ पर भी। लेकिन आपको लगता है कि सरकार ने बातचीत करने में देरी कर दी? जेपी नड्डा जी को पहले से बातचीत कर लेनी चाहिए थी। जब रायता ज़्यादा फैल गया तब सरकार हरकत में आई। अब देखिए, जब से लीक होने का, नीट में जो पेपर लीक होने की बात आई, तभी से उस पर एसआईटी का गठन हुआ है और उसमें जांच हो रही है। तो जांच होने में तो थोड़ा समय लगता ही है, लेकिन केंद्र सरकार भी किसी भी मुद्दे में कड़ाई से कार्रवाई तो करती है। लेकिन अब अच्छा, विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं राहुल गांधी के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना संसद नहीं चलने देंगे। अब ये सब तो होता रहता है। विपक्ष तो कुछ ना कुछ उनको मुद्दा चाहिए होता है। आज वैसे भी विपक्ष में और कांग्रेस पार्टी में दम कहाँ है। कांग्रेस ने देश की जनता का विश्वास खोया है और इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ये बोलते बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। इसलिए आज जो एक समय में एक छत्र शासन करने वाली कांग्रेस देश में भी और प्रदेशों में भी आज कहाँ सिकुड़ के 1-2 प्रदेश में रह गई है और उन प्रदेशों में भी आज कर्मचारियों को वेतन देने की वो सरकार में ताकत नहीं है। तो ऐसी सरकार तो चला रहे हैं और कुछ दिनों के मेहमान हैं, बाद में खोजने से भी लोग मिलने वाले नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि पिछली सरकार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। आपकी सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है? जो विकास के सवाल थे, इसी में ही उसका शायद जवाब छुपा है। हम लोग अब हमारे बेटा बेटियों के प्रति भी चिंतित हैं और पूरा प्रदेश को मालूम है, देश को मालूम है कि पिछली सरकार में जो पीएससी है, जो बेटा बेटियों का भविष्य तय करता है, उसके साथ भी कैसा खिलवाड़ उस सरकार में हुआ था। और हम लोगों का वादा था कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और आज सीबीआई उसकी जांच कर रही है और उसके दोषीदार आज जेल के शिक्षकों के अंदर में हैं। लेकिन हम लोगों ने रोजगार को बढ़ाया है। 2.5 वर्षों में हमको लगता है कि हर एक विभागों में भर्ती लगातार चल रही है और 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को हम लोग विभिन्न विभागों के माध्यम से नौकरी दे चुके हैं और अभी 5,000 शिक्षकों की भर्ती और भी ये सब चालू है। लेकिन हम ये भी स्वीकार करते हैं कि सरकारी नौकरी हम लोग एक सीमा तक ही दे पाएंगे हमारे बेटा बेटियों को। लेकिन हम लोग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं, उसमें रोजगार को ज़्यादा महत्व दिए हैं
और उसमें अगर उद्यमी स्थानीय 1000 लोगों को अपने उद्यम में रोजगार देता है तो उनके लिए नई इंटल पॉलिसी में विशेष इंसेंटिव का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है और उसका भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। करीब 1-1.5 साल हुए हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, लेकिन 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हमको मिल चुका है। और पिछली सरकार में तो 250 MOU हुए थे, लेकिन उसमें धरातल में कुछ गिनती के कुछ आए, उसके बाद खाली MOU रह गए। लेकिन हम लोगों की सरकार में ऐसा नहीं है, हम लोग ठोक बजा के MOU कर रहे हैं और सब धरातल में आ भी रहे हैं और लाखों लोगों को आने वाले समय में उद्यम के माध्यम से हम लोग रोजगार देने वाले हैं। चलिए, आप ठोक बजा करके पूरी सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप NDTV के मंच पर आए। एक सवाल मेरे ख्याल से कपिल बचता है, जी, जरूर पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के नाम में विष्णु छिपा है और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेके बहुत देश में इस वक्त रोष है। आपने भी चढ़ावा दिया होगा, आपको भी लगा होगा कि ये क्या हो गया, डकैती डाल दी भगवान राम के खजाने में। जी बिल्कुल नहीं, उसमें भी SIT का गठन हुआ है। जांच पूरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी वास्तव में दोषीदार है वो देश के सामने होगा। लेकिन लापरवाही हुई, मतलब जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर प्रबंधन अच्छा हो, लोगों को सहूलियत बढ़े, भगवान राम के दर्शन करने दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं, बजाय उसके वहाँ अपने लोगों को इतनी छूट दे दी कि उन्होंने आतंक मचा दिया, चढ़ावा भी गायब कर दिया। अब जांच रिपोर्ट आएगी तो किसने क्या लापरवाही की सब कुछ सामने होगा। मुख्यमंत्री जी, आपने सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आप हमारे मंच पर आए, हमें हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद जी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो कि NDTV के मंच पर थे, समृद्ध नारी सशक्त प्रदेश को लेकर उन्होंने बातचीत की कि किस तरीके से विजन जो है सरकार का आगे रहेगा।